क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक गुमनाम सी पहाड़ी अपने सीने में सदियों से धार्मिक सद्भाव का सबसे बड़ा राज दबाए बैठी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आज से हजारों साल पहले तीन महान धर्म दुश्मनी में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर फले फूले। आज हम पत्थरों पर लिखी एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये कहानी है असम के श्री सूर्य पहाड़ की, जिसे तीन धर्मों की पहाड़ी भी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है, ये 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक ऐसी जिंदा विरासत है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकती है। हमारी इस खोज यात्रा के कई पड़ाव होने वाले हैं। सबसे पहले हम इस रहस्यमयी पहाड़ी की ज्योग्राफी को समझेंगे, फिर हम इसकी त्रिधार्मिक पहेली को सुलझाने के लिए एक एक कर सुराग ढूंढेंगे। हम उन आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव से मिलेंगे जिन्होंने इस जगह के राज खोले, उन राजाओं की पहचान करेंगे जिन्होंने इसे बनवाया और उस स्वदेशी कड़ी को उजागर करेंगे जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ती है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि पत्थरों में कैद ये विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रहस्यों की पहाड़ी। एक ऐसी जगह जिसे एक्सपर्ट असम की मूर्तियों की असली गैलरी कहते हैं। ये जगह असम के ग्वालपाड़ा शहर से करीबन 12 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर मौजूद है। वहां के लोग इसे बड़े प्यार से सताली पहाड़ बुलाते हैं। वैसे तो सरकारी कागजों पर इसका प्रोटेक्टेड एरिया सिर्फ 54 एकड़ का है, लेकिन असल में ये पूरा पहाड़ी कॉम्प्लेक्स 1400 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। जरा सोच कर देखिए, इतनी बड़ी जगह और हर कोने में बिखरी पड़ी हैं चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां, स्तूप और मंदिर। इसीलिए तो आर्कियोलॉजिस्ट इसे महज एक साइट नहीं बल्कि मूर्तियों की एक जीती जागती गैलरी कहते हैं। और इसी जगह से जुड़ा है एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल। हम सबने प्राचीन कामरूप साम्राज्य की महान राजधानी प्रागज्योतिषपुर का नाम तो सुना ही है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि यह आज का गुवाहाटी शहर है, लेकिन कई बड़े इतिहासकार इस बात को चैलेंज करते हैं। उनका मानना है कि असली प्रागज्योतिषपुर श्री सूर्य पहाड़ ही था, और इसके पीछे लॉजिक भी है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक किनारे था, जो उस जमाने का एक तरह से नेशनल हाईवे था। यहां से पूरे इलाके पर कंट्रोल रखना, व्यापार करना और एक राजधानी चलाना कहीं ज्यादा आसान था। और अब हम इस जगह के सबसे बड़े रहस्य की पड़ताल करेंगे। ये एक त्रिधार्मिक पहेली है। ये वो जगह है जहां हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों का संगम हुआ। एक ही पहाड़ी पर इन तीनों का एक साथ फलना फूलना ही इसे पूरे भारत में यूनिक बना देता है। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे प्रोमिनेंट सुराग है हिंदू धर्म। इस जगह की पहचान बहुत गहराई से शैव और वैष्णव परंपराओं से जुड़ी हुई है, और इसे एक बहुत खास नाम दिया गया है, दूसरी काशी। इस जगह की हिंदू पहचान एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा से जुड़ी है। कालिका पुराण और स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक महान ऋषि व्यास यहां एक दूसरी काशी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इस पहाड़ी पर 99,999 शिवलिंगों को तराशा। अब सवाल यह है कि 1 लाख क्यों नहीं? क्योंकि वो पवित्र शहर काशी का सम्मान कम नहीं करना चाहते थे, जहां 1 लाख शिवलिंग होने की मान्यता है। ये कम शिवलिंग उनकी श्रद्धा का प्रतीक था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ सच में हजारों की तादाद में चट्टानों पर उकेरे गए शिवलिंग मिले हैं। सबसे खास खोजों में से एक है द्वादश आदित्य पैनल। इसमें सूर्य देव के 12 अलग अलग रूपों को उनके पिता प्रजापति के चारों ओर बैठा दिखाया गया है। इसी सूर्य पूजा के केंद्र की वजह से इस पहाड़ी को सूर्य पहाड़ नाम मिला। इसके अलावा यहाँ 12 हाथों वाले भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति, गणेश की नक्काशी और 10 भुजाओं वाली मां दुर्गा का महिषासुर का वध करता हुआ रूप भी मिला है, जो यहाँ की गहरी हिंदू जड़ों का पक्का सबूत है। अब चलते हैं हमारी पहेली के दूसरे सुराग की तरफ, बौद्ध धर्म। सूर्य पहाड़ सिर्फ हिंदू धर्म का केंद्र नहीं था, बल्कि ये इस पूरे इलाके में बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी चौकियों में से एक था। इस साइट पर चट्टानों को काटकर बनाए गए लगभग 25 छोटे बड़े स्तूप मिले हैं। ये संख्या हमें बताती है कि ये कोई एकांत साधना की जगह नहीं थी, बल्कि यहाँ एक जीवंत और इम्पोर्टेंट बौद्ध कम्युनिटी रहती थी, जो सदियों तक फलती फूलती रही। ये स्तूप बहुत पुराने हैं, करीब 1ली सदी ईसा पूर्व से 1ली सदी ईस्वी के बीच के। ये वो दौर था जिसे बौद्ध धर्म का हीनयान चरण कहा जाता है, जहां बुद्ध की मूर्ति की पूजा के बजाय प्रतीकों की पूजा होती थी।
सबसे खास है एक बड़ी चट्टान पर उकेरे गए 3 स्तूप, जो बौद्ध धर्म के 3 स्तंभों बुद्ध धर्म यानी उनकी शिक्षाएं और संघ यानी बौद्ध समुदाय का प्रतीक हैं। ये खोज बहुत बड़ी है क्योंकि ये पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी में बौद्ध धर्म की मौजूदगी का सबसे पुराना और सबसे ठोस सबूत है। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और सबसे हैरान कर देने वाले सुराग पर, जैन धर्म। ये खोज इतनी महत्वपूर्ण है कि ये पूर्वोत्तर भारत में जैन धर्म की अब तक की ज्ञात सीमाओं को फिर से लिखने पर मजबूर कर देती है। ये खोज इतनी असाधारण क्यों है? क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में जैन धर्म के सबूत मिलना लगभग अनहोनी जैसी बात है। ये खोज इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को फिर से लिखने पर मजबूर करती है। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा के अंदर जैन धर्म के 2 महान तीर्थंकरों आदिनाथ और नेमिनाथ की मूर्तियां मिली हैं। उन्हें कायोत्सर्ग मुद्रा में दिखाया गया है, जिसका मतलब है शरीर के मोह को त्याग कर खड़े होकर ध्यान करना। साथ ही मिले 9वीं शताब्दी के शिलालेख और प्रतीकात्मक पैरों के निशान इस बात का पक्का सबूत है कि ये जगह कभी जैन भिक्षुओं के लिए एक महत्वपूर्ण ध्यान केंद्र थी। तो सवाल ये उठता है कि इन 3 अलग अलग धर्मों के सुरागों को आखिर खोजा किसने? किसने इस जटिल कहानी के धागों को एक साथ बुना? चलिए अब मिलते हैं उन पुरातात्विक जासूसों से जिन्होंने इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए दशकों तक काम किया। 1990 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इस स्थल के महत्व को समझा और यहां एक सिस्टेमैटिक खुदाई का अभियान शुरू किया। 1992 से लेकर 2001 तक करीब 1 दशक तक डी भिंगरा, TJ वैद्य, जे दास, GC चोले, के मोहम्मद और सैयद जमाल हसन जैसे भारत के कुछ सबसे बेहतरीन पुरातत्वविदों ने अपनी टीमों को लीड किया और इस पहाड़ी के रहस्यों को उजागर किया। इनमें से हर एक एक्सपर्ट ने इस पहेली का एक जरूरी टुकड़ा खोज निकाला। डी भिंगरा ने 1992-93 में सबसे पहले खुदाई शुरू की और यह साबित किया कि इस स्थल की जड़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं और ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व जितनी पुरानी है। फिर 1995-96 में TJ वैद्य ने यहां ईंटों से बने एक मठ के अवशेष खोजे, जिससे पता चला कि ये कोई टेम्पररी पड़ाव नहीं बल्कि भिक्षुओं की एक परमानेंट बस्ती थी। के मोहम्मद की खोज ने तो सबको चौंका दिया जब उन्होंने जैन अवशेषों को पहचानकर इसे पूर्वोत्तर में जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण सीमा घोषित किया। सैयद जमाल हसन ने यहां एक जटिल पंचायतन स्टाइल के मंदिर परिसर का पता लगाया, जो उस समय की एडवांस्ड वास्तुकला को दिखाता है। और हाल ही में नवजीत द्योरी जैसे रिसर्चर्स ने इन सभी सबूतों का इस्तेमाल उन पुरानी धारणाओं को तोड़ने के लिए किया है जो कहती थी कि शुरुआती असम में बौद्ध धर्म का कोई खास प्रभाव नहीं था। के मोहम्मद का ये बयान इस स्थल के नेशनल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। उन्होंने कहा, सूर्य पहाड़ प्राचीन भारत में जैन प्रभाव की सबसे पूर्वी या उत्तरी सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक बड़ी बस्ती के बजाय एक ध्यान चौकी थी। इसका मतलब है कि जैन भिक्षुक शांति और एकांत की तलाश में देश के इस दूर दराज कोने तक सफर करते थे। और प्रागज्योतिषपुर की थ्योरी यहां और भी मजबूत हो जाती है। GC चौले और के मोहम्मद ने अपने शोध में यह तर्क दिया कि यहां मिले खंडहरों का स्केल, उनकी प्लानिंग और कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी बड़ी राजधानी को टक्कर दे सकती थी। ब्रह्मपुत्र नदी से इसकी नजदीकी और ट्रेड रूट्स पर इसका कंट्रोल इसे आधुनिक गुवाहाटी की तुलना में प्राचीन कामरूप की राजधानी के लिए एक कहीं ज्यादा लॉजिकल और शक्तिशाली उम्मीदवार बनाता है। इन सभी खोजों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर इतने बड़े और डाइवर्स धार्मिक केंद्र को बनवाया किसने? कौन थे वो शक्तिशाली संरक्षक और राजा? चलिए अब कामरूप के राजाओं की पहचान करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि सूर्य पहाड़ के एक्टिव पीरियड के दौरान यानी करीब 4वीं से 11वीं शताब्दी तक इस इलाके पर मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने शासन किया, वर्मन राजवंश, म्लेच्छ राजवंश और कामरूप का पाल राजवंश। यहां हमारी जांच में एक बड़ा मोड़ आता है। जब पुरातत्वविदों ने इन राजवंशों के समय को यहां मिले धार्मिक सबूतों से मिलाया तो एक साफ पैटर्न सामने आया। शुरुआती वर्मन राजवंश, जो गुप्त साम्राज्य से प्रभावित था, के समय यहां सूर्य और विष्णु की पूजा यानी क्लासिकल हिंदू धर्म का जोर था। उनके बाद आए म्लेच्छ राजवंश के दौरान शैव धर्म का जबरदस्त विस्तार हुआ और हजारों शिवलिंगों का निर्माण हुआ। और आखिर में पाल राजवंश के शासकों ने एक लिबरल अप्रोच अपनाया। उन्होंने न केवल जैन धर्म को संरक्षण दिया बल्कि तांत्रिक बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दिया। अब यहां म्लेच्छ शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इस पूरी कहानी की चाबी है। संस्कृत में आमतौर पर इस शब्द का मतलब बाहरी या असभ्य होता है,
लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन असम में इसका मतलब पूरी तरह से अलग था। ये शब्द किसी का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि उन शक्तिशाली स्वदेशी नॉन सांस्कृतिक जनजातियों के लिए इस्तेमाल होता था जो इस भूमि के असली शासक थे, खासकर बोडो कचारी समुदाय। तो ये म्लेच्छ राजा और कामरूप के दूसरे शासक असल में कौन थे, उनकी असली पहचान क्या थी? क्या ये अलग अलग जगहों से आए अलग अलग लोग थे या कहानी कुछ और ही है? ये सवाल हमें इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। अब हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो इन सभी राजवंशों को एक साथ जोड़ती है, बोडो कचारी कनेक्शन। ये उस सभ्यता के स्वदेशी निर्माता थे। इस गुत्थी को सुलझाने का सबसे बड़ा सबूत भारत के एक महान भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के काम से मिला। उन्होंने इतिहास की किताबों में एक भूचाल ला दिया जब उन्होंने ये घोषणा की कि कामरूप के महान राजा भास्कर वर्मन असल में मंगोलॉयड मूल के एक हिंदूकृत म्लेच्छ राजा थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि म्लेच्छ वंश के संस्थापक सालस्तंभ कोई और नहीं बल्कि मेच जनजाति के एक बोडो प्रमुख थे, जिन्हें संस्कृत में म्लेच्छ कहा गया। असम के इतिहास के पिता कहे जाने वाले सर एडवर्ड गेट ने इस थ्योरी को और पुख्ता किया। उन्होंने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ असम में लिखा कि इन राजाओं के दिव्य वंश जैसे नरकासुर से वंशज होने के दावे असल में गढ़ी हुई वंशावलियां थे। उनका कंक्लूजन था कि अहोमों के आने से पहले लगभग पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी एक महान बोडो साम्राज्य का हिस्सा थी। ये स्वदेशी शासक थे जिन्होंने अपनी लेजिटिमेसी और शक्ति बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म और उसकी पौराणिक कथाओं को अपनाया। ये एकेडमिक थ्योरी 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला, भाषाई सबूत। मेच जनजाति का नाम संस्कृत के म्लेच्छ शब्द से सुनने में बहुत मिलता जुलता है। दूसरा, शिलालेखीय सबूत। शाही अनुदानों और ताम्रपत्रों में राजा खुद को गर्व से मिलेच्छाधिनाथ कहते थे, जिसका मतलब है मिलेच्छों का स्वामी। ये कोई अपमानजनक शब्द नहीं था, बल्कि उनकी पहचान का प्रतीक था। और तीसरा, भौगोलिक सबूत। आज भी इस पूरे क्षेत्र में बोडो कचारी भाषाओं के नाम भरे पड़े हैं, जैसे दी से शुरू होने वाले नाम जिसका मतलब पानी होता है, दिमापुर, दिसपुर, दिहांग। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सच पर लाता है। असम का इतिहास विदेशी शासकों के आने और जाने की कहानी नहीं है। ये एक ही महान स्वदेशी सभ्यता की निरंतर कहानी है, जिसने समय के साथ भारत के अलग अलग महान धर्मों को खुले दिल से अपनाया और उन्हें अपनी जमीन पर फलने फूलने दिया। वर्मन, म्लेच्छ और पाल ये अलग अलग लोग नहीं थे। ये एक ही विशाल बोडो कछारी पेड़ की अलग अलग शाखाएं थीं, जिन्होंने मिलकर इस अद्भुत विरासत को जन्म दी। तो चलिए अब अपने आखिरी खंड की ओर बढ़ते हैं। पत्थरों में लिखी विरासत। सूर्य पहाड़ आज हमें क्या सिखाता है? इसकी कहानी का आज के समय में क्या महत्व है? आज सूर्य पहाड़ 2 अलग अलग दुनियाओं में जीता है। एक तरफ इतिहासकारों की दुनिया है, जिनके लिए ये एक अनमोल पुरातात्विक खजाना है, जिसके स्तूप बौद्ध धर्म का सबूत हैं और जिसे बचाने की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है, जिनके लिए ये आज भी ऋषि व्यास की बनाई दूसरी काशी है। वे इन स्तूपों को बौद्ध नहीं बल्कि एक खास तरह का शिवलिंग मानते हैं। ये उनके लिए कोई खंडहर नहीं बल्कि एक जिंदा मंदिर है, जो आज अतिक्रमण और उपेक्षा का शिकार हो रहा है। ये स्थल आज एक शक्तिशाली संदेश देता है। ये संदेश है कि दुनिया को बताइए, हम बोडो लोगों ने भारत को दूसरी काशी दी। हम जैन तीर्थंकरों के संरक्षक थे। ये बहिष्कार का संदेश नहीं है, बल्कि एक स्मारकीय विरासत का संदेश है। ये अतीत को वर्तमान की पहचान और जिम्मेदारी से जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे एक स्वदेशी समुदाय ने भारत की मेनस्ट्रीम धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को न केवल अपनाया, बल्कि उन्हें और भी समृद्ध किया। और अंत में ये एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है। अगर एक अकेली पहाड़ी किसी सभ्यता के विश्वास, शक्ति और पहचान की 1550 साल लंबी कहानी बता सकती है, तो कितनी और कहानियां अभी भी हमारे देश के कोने कोने में पत्थरों में पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं। इस विश्लेषण में आपके साथ साझा की गई हर जानकारी और हर तथ्य पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट, ऐतिहासिक ग्रंथों और प्रमुख विद्वानों के शोध पत्रों पर आधारित है। हमने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि आप तक केवल प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी ही पहुंचे।